नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज हम करने वाले हैं एनएएस विषय विज्ञान कक्षा 10वीं का प्रैक्टिस पेपर सेकंड सॉल्व। आज हम क्लास में देखेंगे किस प्रकार से हम इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। निर्देश आप लोगों ने पढ़ लिए हैं कि जो पेपर है उसमें 70 प्रश्न हैं और आपको इसे सॉल्व करने के लिए 120 मिनट का समय निर्धारित है, जिसमें हर एक प्रश्न में 4 विकल्प हैं और उसमें से केवल एक ही सही उत्तर होगा। तो इस पेपर को हम सॉल्व किस प्रकार से करेंगे आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है आप देखेंगे, ये है, यहाँ कुछ बर्तन दिखाए गए हैं जो शुद्ध एल्यूमिनियम से बने हैं। आप देखेंगे 3 चम्मचे हैं, एक कांटे वाली है, एक चाकूनुमा है और एक आपकी जो सिंपल चम्मच है वो है। एल्यूमिनियम सामान्य तापमान पर ठोस स्वरूप में रहता है और उसका गलनांक 660 डिग्री सेल्सियस है। क्वथनांक इसका है 25,519 डिग्री सेल्सियस। अगर इन तीनों बर्तनों को एक साथ गर्म करने रख दिया जाए जहां तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा हो तो कौन सा बर्तन सबसे पहले पिघलेगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हमारी जो तीनों चम्मचें हैं वो किससे बनी है, एल्यूमिनियम से बनी है और लगभग तीनों के शेप हमको बराबर दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो जो धातु है वो समान ताप पे, उसका गलनांक है 660 डिग्री सेल्सियस है। तो पिघलना मतलब क्या होगा, गलनांक, है ना। गलनांक मतलब कि जिसमें वो ठोस अवस्था से किसमें परिवर्तित हो जाए, द्रव अवस्था में। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन ऑप्शन ए देखें तो उसमें दिया हुआ है केवल चम्मच, बी में है केवल कांटा और सी में है केवल चाकू। लेकिन क्योंकि तीनों ही एल्यूमिनियम से बने हुए हैं इसलिए तीनों ही सामान्य ताप पर गलेंगे, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, जहाँ लिखा है तीनों बर्तन चम्मच, कांटा और चाकू एक साथ 660 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेंगे। तो आप टिक लगा लेंगे, जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका डी। सेकंड हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे वो है जिंक। सेकंड क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान दें तो दिया हुआ है जिंक एक प्रतिक्रियाशील धातु है, उसके एक टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भरे टेस्ट ट्यूब में डाला गया। ट्यूब में बने बुलबुलों से पता चल रहा है कि यदि कोई गैस निकलती, यहाँ कोई गैस निकलती है। जब एक जलती हुई माचिस की तीली को टेस्ट ट्यूब के पास लाया गया तो वह पॉप की आवाज़ के साथ निकलने के बाद बुझ गई। टेस्ट ट्यूब से निकलने वाली गैस इनमें से कौन सी हो सकती है। तो यहाँ देखिए जिंक है, प्रतिक्रियाशील धातु है, अगर आपको ध्यान होगा जिंक प्लस इसमें हम क्या मिला रहे हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्योंकि ये रिएक्शन हमने पढ़ी, अगर आपको याद होगा, तो ये बनता है जिंक क्लोराइड और प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है मतलब, और वो जो हाइड्रोजन गैस है जैसे ही उसके पास हम जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं तो हाइड्रोजन गैस जलती है, पॉप की आवाज़ के साथ छिटकती है। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए, हाइड्रोजन गैस। तो आप टिक लगा लेंगे, जो इसका आंसर है फर्स्ट क्या है, हाइड्रोजन गैस। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए, नवांग ने स्कूल में पढ़ा है कि अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा पादपों की वृद्धि में सहायक होती है। यह पता लगाने के लिए कि किस प्रकार की मृदा पादपों की वृद्धि के लिए उपयुक्त है, उसने एक परीक्षण किया। उसने एक गिलास में बालू, दूसरे में मृतिका और तीसरे में ह्यूमस युक्त मृदा ली और फिर वह प्रत्येक गिलास में थोड़ा सा पानी डाल देता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कौन सी, क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सी मृदा पादपों के लिए वृद्धि के लिए सबसे अच्छी है। अब देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है बालू, सेकंड है मृतिका, थर्ड है ह्यूमस युक्त मृदा और फोर्थ है इनमें से सभी। तो हम सभी जानते हैं ह्यूमस मीन्स उर्वरक, है ना। ह्यूमस जो जैविक उर्वरक है, तो वो जो है पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ह्यूमस युक्त जो मृदा है वो पादपों के लिए सबसे अच्छी होती है। तो आप आंसर टिक कर लेंगे, सी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया हुआ है श्याम ने 4 पात्र A, B, C और D में कुछ मात्रा में पानी भरा और प्रत्येक पात्र में पानी का स्तर नोट किया। फिर उसने प्रत्येक पात्र में पानी की मात्रा दोगुना
कर दिया। नीचे पानी को दोगुना करने से पहले मूल पात्र दिखाए गए हैं। इनमें से किस पात्र में पानी का स्तर पहले से एकदम दोगुना हो जाएगा? तो सबसे पहले तो हम क्या देखें, हमारे पास पात्र कैसे हैं। ठीक है, आप सभी को पात्र दिखाई दे रहे होंगे। तो एक हमारे पास राउंड है, नुमा है, गोल पात्र है। एक हमारे पास ये जो फ्लास्क के आकार का पात्र है। एक ये बाल्टीनुमा पात्र है सी नंबर पे। और डी नंबर पे एक बीकर है ना, जो कि सारी जगह से सेम है ना। अगर आप राउंड बॉटल को देखोगे तो नीचे का तल उसमें थोड़ा सकरा है, ऊपर का थोड़ा ज़्यादा है। फिर इसे आप देखोगे तो नीचे का ज़्यादा है, ऊपर का सकरा है। यहाँ फिर नीचे का सकरा और ऊपर का फैला हुआ है। तो ऐसे ये जो तीनों पात्र है, इन तीनों पात्रों में अगर हम पानी रखते हैं तो यहाँ पर जो द्रव होता है वो पात्र का आकार ले लेता है ना। तो पात्र का आकार ले लेता है और पात्र तीनों कैसे हैं, डिफरेंट हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास जो चौथा है चौथा हमारे पास क्या बीकर है, इसका आकार सेम है। इसमें अगर हम पानी की मात्रा डालेंगे तो जैसे ही उसको हम दुगना करेंगे तो हमें पात्र में दुगना ही दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि इस पात्र में रखने पर, पानी को दोगुना करने पर जो पात्र है, पानी का स्तर पहले से एकदम दुगना दिखाई देगा। आंसर लगा लेंगे आप डी। नेक्स्ट है, अगर आप भूकंप के दौरान घर के बाहर हैं तो इनमें से कौन सा स्थान सबसे सुरक्षित है? अब भूकंप के दौरान यदि हम घर से बाहर हैं तो आप सब जानते हैं भूकंप अगर आता है तो हमें खुली जगह में निकल जाना चाहिए। ऑप्शन ए किसी इमारत के पास है, जो गलत होगा। वृक्ष के नीचे भी बिल्कुल गलत होगा। सेतु के नीचे भी बिल्कुल गलत होगा। लेकिन अगर यहाँ सी में दिया है खुली जगह में, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। पाँचवें का आप टिक कर लेंगे आंसर सी। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रकाश की एक किरण तब अपवर्तित होती है। तब अपवर्तित होती है मतलब कि अपवर्तन हम पढ़ के आ रहे हैं कि जो अपवर्तन क्रिया है उसमें होता क्या है, जो प्रकाश की किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। तो यहाँ माध्यम में परिवर्तन होना बहुत आवश्यक होता है। तो अपन देखें, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यह एक धातु के दर्पण से टकराती है। उसका पूरे तरह से आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। इसके रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है। और चौथा है, दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक अलग हों। तो अपवर्तन के लिए ज़रूरी है कि दोनों माध्यम अलग अलग हो। जैसे अगर हमने कहा जो पानी है, पानी से प्रकाश जो वायु है, वायु से प्रकाश की किरण कहाँ जाए, पानी में जाए। तो यहाँ पर वायु और पानी दोनों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। मतलब दोनों माध्यम जो है वो अलग होंगे, उनका अपवर्तनांक अलग होगा, तो वहाँ अपवर्तन की क्रिया होगी। इसलिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जिसमें लिखा हुआ है, गर्म पानी से भरे ग्लास में रखने पर कौन सी वस्तु सबसे अधिक तीव्र गति से गर्म होती है। सबसे अधिक तीव्र गति से गर्म होती है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, धातु की चम्मच है, प्लास्टिक की चम्मच है, लकड़ी की चम्मच है। और प्लास्टिक और धातु एक ही समय पे समान ऊष्मा प्राप्त करते हैं। हमने पढ़ा है धातुओं के बारे में। जो धातु होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ऊष्मा की सुचालक और बहुत अच्छी सुचालक होती है। अपन घर में भी अगर स्टील के बर्तन की बात करते हैं तो जैसे ही हम ग्लास में पानी लेते हैं तो ग्लास क्या होती है, गर्म हो जाती है। कंपेयर में अगर हम कांच या प्लास्टिक की ग्लास या लकड़ी की ग्लास यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि धातु ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ए, धातु की चम्मच। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जो दिया हुआ है, जो द्रव विद्युत का चालन करते हैं ये विलयन होते हैं। अब देखो, विद्युत का चालन करते हैं, हम सब जानते हैं विद्युत का चालन करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, सुचालक कहलाते हैं। अब क्योंकि ये सुचालक नॉर्मली, अब भी हमने कहा धातुओं की बात की, विद्युत का जो सुचालन है उसके लिए क्या आवश्यक होता है, पहले तो हम ये देखें कि हमारे पास क्या है, द्रव है ना। और द्रव क्या हो सकता है, या तो अम्ल हो सकता है, या तो क्षार हो सकता है, या तो सी नंबर पे लवण हो सकता है। और चौथा है सभी अम्ल, क्षार और लवण। तो जो द्रव विद्युत का चालन करते हैं उनके पास मुक्त अवस्था में आयन होने चाहिए। मुक्त अवस्था में आयन होने चाहिए। आयन होने चाहिए तो अगर हम बात करें अम्ल की, तो अम्ल के पास होते हैं H+ आयन, क्षार के पास होते हैं OH- आयन। और सॉल्ट की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं NaCl, तो इसका क्या होगा, विभाजन होगा, ये बनाएगा Na+ और Cl-
माइनस। मतलब इसके पास अगर इसको हम पानी में घोलते हैं तो धन आयन भी होता है और ऋणायन भी होता है। मतलब कि अम्ल, क्षार और लवण तीनों के पास ही आयन होते हैं और यदि उनके पास मुक्त आयन है तो वो विद्युत का चालन कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा आंसर डी, जहाँ लिखा हुआ है सभी अम्ल, क्षार और लवण तीनों ही जो विलयन है वो विद्युत का चालन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक टेबल दिखाई गई है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो यहाँ पे 9 में क्या है, तालिका के अनुसार ध्वनि तीव्रता से उस पदार्थ से प्रवाहित होती है। अब देखो ध्वनि तीव्रता से किस पदार्थ से प्रवाहित होगी, हमारे पास टेबल बनी हुई है और इस टेबल को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वायु है। वायु की तीव्रता है 300 मीटर प्रति सेकेंड। ताज़ा पानी जिसमें 1497 दिया है। नमकीन पानी दिया हुआ है 1560 और तांबा है जिसमें ध्वनि की तीव्रता है 3901। तो तालिका ध्वनि तीव्रता से उस पदार्थ से प्रवाहित होती है, आंसर में है जो आसानी से वाष्प बन सकता है, पहला। बी, जिसका कोई मूलाकार नहीं होता। सी, जो ऊष्मा का सुचालक होता है। और डी, ऐसे कण होते हैं जो एक साथ करीब होते हैं। तो देखिए ध्वनि की तीव्रता किस पदार्थ से संचालित होगी, ध्वनि टकराने के लिए ध्वनि को भी माध्यम चाहिए। अगर हमारे पास तांबा है, जैसे तांबा का दिया है 3901, एक धातु है और धातु में छोटे छोटे कण होते हैं ना, तो जो छोटे छोटे कण होते हैं पास होते हैं वो ध्वनि को ट्रांसफ़र करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, है ना, एक दूसरे से टकराते जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो आंसर दिया हुआ है डी, ऐसे कण होते हैं जो एक साथ करीब होते हैं, वो ध्वनि को आपस में टकराते जाते हैं और जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवाहित करते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, ऐसे कण होते हैं जो एक साथ करीब होते हैं। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ 4 अलग अलग पादप के भाग दिखाए गए हैं। तो चारों पौधों को अगर हम देखें, एक का, खा, गा और घा। पादप का और गा को एक समूह में रखा गया है। ये देखिए का और खा को एक समूह में रखा गया है और पादप खा और घा को एक दूसरे समूह में रखा गया है। नीचे दी गई किन विशेषताओं के आधार पर इन्हें दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए अगर हम का को और खा को देखें तो इनकी पत्तियां हमको लगभग सेम दिखाई दे रही हैं और इसी प्रकार से खा और घा, इनकी पत्तियां भी हमको लगभग सेम दिखाई दे रही हैं। तो क्योंकि हमारा जो आंसर ऑप्शन है उस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला है शाखाओं की मोटाई के आधार पे, दूसरा हमारे पास है पत्ती की बनावट, तीसरा है पत्ती की लंबाई और चौथा है फूलों का रंग। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आंसर हमारा पत्तियों की बनावट होना चाहिए, मतलब ऑप्शन बी हमारा सही है। तो इस प्रकार से आप निशान लगा लीजिए ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये हुए एनएस के 10 क्वेश्चन और इसी प्रकार से आगे की क्लास में हम 10 क्वेश्चन का सॉल्व देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें हम किस प्रकार से समझ के सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में केवल हम ये 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे और आगे की क्लास में हम फिर से लेंगे आगे के 10 क्वेश्चन। तो आप इसे अच्छे से समझें और समझकर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। थैंक यू।